सादर नमो बुद्धाय। सामाजिक न्याय की विचारधारा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले युग पुरुष, पिछड़े शोषित वंचित समाज के मसीहा, यशाकाई बोधिसत्व डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की 71वीं जन्म जयंती पर आज इस पुनीत अवसर पर हम सब के लिए, इस भावनात्मक अवसर पर आप सभी शुभचिंतक, सभी स्नेही जन मुझसे जुड़े हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आज भले ही यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी सशरीर हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनकी संघर्षमयी जीवन यात्रा सदैव हमें प्रेरणा देने का काम करती आई और हम हर क्षण ये महसूस करते हैं कि वो एक व्यक्ति मात्र नहीं थे, बल्कि एक विचार है और विचार कभी मरते नहीं। यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी एक विचार के रूप में हम सब लोगों के बीच में सदैव उपस्थित रहेंगे और हमें प्रेरणा देते रहेंगे। आज हमारे पार्टी के तमाम पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता और हमारे बहुत सारे शुभचिंतक, समर्थक और सभी स्नेही जन जो इस फेसबुक लाइव के माध्यम से मुझसे जुड़े हैं, आप सब की ओर से मैं इस अवसर पर सबसे पहले इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को कोटि कोटि नमन करती हूँ, उनका पुनीत स्मरण करते हुए उनके चरणों में अपना शीश झुकाती हूँ। सम्मानित साथियों, हमारी पार्टी की परंपरा के अनुरूप 2 जुलाई हमारे लिए बहुत खास है और हर वर्ष हमने 2 जुलाई को जन स्वाभिमान दिवस के रूप में एक भव्य स्वरूप प्रदान किया है। लाखों की संख्या में अपना दल के कार्यकर्ता, समर्थक, अपना दल को चाहने वाले यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की विचारधारा के सिपाही लाखों की संख्या में इकट्ठे होकर इस जन स्वाभिमान दिवस को मनाते आए। इस वक्त पूरा विश्व और हमारा देश कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है, इसलिए इस बार कुछ अलग तरीके से हम हर जनपद में जन स्वाभिमान दिवस को मनाने का यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के पुनीत स्मरण को करते हुए उनकी विचारधारा को प्रचारित प्रसारित करते हुए जन सेवा करने का काम कर रहे हैं। इस अवसर पर हमारे इस कारवां के बहुत सारे पुराने साथी, जो किसी वक्त में, ऐसे बहुत सारे साथी जो शायद अपनी जवानी में यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के साथ चले होंगे और आज बुजुर्ग हो गए, ऐसे बहुत सारे हमारे पुराने साथी जिन्होंने डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के इस कारवां को अपने खून और पसीने से सींचने का काम किया है, आज हर जिले में, हर जनपद में, गांव-गांव में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, विधायक, सांसद, नेता, सभी लोग पहुंचकर ऐसे सभी पुराने साथियों को सम्मानित करने का काम भी कर रहे हैं। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि इस बहाने हमें अपने पुराने साथियों से, जिनके खून पसीने, संघर्ष, त्याग, तपस्या पर अपना दल खड़ा हुआ है, उनसे जुड़ने का आज ये बहुत ही बेहतरीन अवसर मिला है। यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की जन्म जयंती को जन स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाना
आखिर ये ख्याल कैसे आया, क्यों हम इसे जन स्वाभिमान दिवस कहते हैं? ये प्रश्न तो निश्चित रूप से आप सभी के मन में खड़ा होता है। पुराने साथी जानते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता जानते हैं, किंतु जो हमारे बहुत सारे नए लोग हमसे निरंतर जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी शुभकामनाएं हमें देते रहते हैं, हमारा मनोबल, हमारी ऊर्जा बढ़ाते रहते हैं, हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं, अपना दल को लेकर जिनके मन में, मस्तिष्क में बहुत सारी उत्सुकताएं हैं, जिन्हें अपना दल एक नई उम्मीद के रूप में नज़र आता है, और ऐसे बहुत सारे हमारे साथी जो अपना दल के इतिहास से अपरिचित हैं, उनके मन में ये प्रश्न ज़रूर उठता होगा और इसका उत्तर भी जानने की इच्छा होती है। यशोकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने अपने जीवन काल में बहुत भ्रमण किया, पूरे राष्ट्र का भ्रमण किया। शायद ही कोई ऐसा राज्य हो, कोई ऐसा जनपद हो, कोई ऐसा गांव हो जहां वो नहीं गए। गांव-गांव में जाकर देखिए तो उनके चाहने वाले, उन्हें मानने वाले और उन्हें पूजने वाले लोग मिल जाते हैं। हृदय प्रफुल्लित हो जाता है ऐसे लोगों से मिलकर। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को उनके जीवन काल में बहुत सारे लोगों ने जाना। किसी ने करीब से जाना, गहराई से जाना, किसी ने दूर से जाना। सब ने अपने अपनी तरह से जाना। मैंने भी जाना, एक बेटी के रूप में तो जाना है, लेकिन उनकी राजनीतिक चिंतन धारा को बढ़ाते हुए उन्हें और बेहतर तरीके से जाना। और यदि चंद शब्दों में मैं उनके व्यक्तित्व की व्याख्या करना चाहूँ या आपको ये समझाना चाहूँ कि किस तरीके से उन्होंने समाज में अपना अमिट स्थान बनाया, तो मैं यही कहूँगी कि सांगठनिक कुशलता, अदम्य साहस और निर्भीकता, कर्तव्य परायणता, कर्मठता, अनुशासन प्रियता, ओजस्वी वाणी, दूरदर्शिता, हृदय की उदारता, स्पष्टवादिता, मिशन के लिए प्रतिबद्धता, ये सब कुछ उनके चरित्र के अनुकरणीय अलंकरण थे। ये समझिए कि इन्हीं गुणों के कारण उनका महात्म्य था। उनके चरित्र की इन्हीं विशेषताओं के कारण समाज में, लोगों के मन में उनका एक अमिट स्थान बना। और विशेष तौर से समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के हक हकूक के लिए जिस तरह उन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया और 1999 में इलाहाबाद के पीडी टंडन पार्क में जिस बर्बर लाठीचार्ज को झेला, अपने शरीर पर न जाने कितनी पुलिसिया यातनाओं को सहा, अपने बहुत सारे हजारों कार्यकर्ताओं के साथ, इन सारे संघर्षों को जिसने देखा है, जिसने जाना है, ऐसे तमाम लोगों के लिए वो एक शक्ति स्तंभ के रूप में थे। तमाम दबे कुचले समाज के लोग उनसे हिम्मत प्राप्त करते थे और उन्हें अपने स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में देखते थे। और इसीलिए उनके जन्म दिवस को हम हमेशा से जन स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाते आए। मुझे प्रसन्नता है कि आज इस अवसर पर आप सबसे मुझे जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मित्रों, श्रद्धेय डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने अपना पूरा जीवन सामाजिक न्याय की विचारधारा को, चिंतन धारा को सींचने का काम किया है। पर हमें कितनी समझ है सामाजिक न्याय की, कितना जानते हैं, कितनी गहराई से समझते हैं। मैं बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही सरल शब्दों में आप सबको सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि सामाजिक न्याय का अर्थ सिर्फ इतना सा है कि किसी भी व्यक्ति ने यदि किसी भी प्रकार के वर्चस्व के कारण अपने जीवन में अन्याय को झेला है,
तो उस व्यक्ति को न्याय सुनिश्चित करना, न्याय उपलब्ध कराना ही सामाजिक न्याय की विचारधारा है। अब यह अन्याय किसी वर्चस्व के कारण है। अन्याय का आधार तो कुछ भी हो सकता है, वर्ण व्यवस्था के आधार पर भी हो सकता है, नस्ल आधारित भी ये भेदभाव हो सकता है, अन्याय हो सकता है, जाति आधारित भी अन्याय हो सकता है, भाषा, क्षेत्र या शारीरिक संरचना, धर्म, संस्कृति, ये तमाम आधार हो सकते हैं किसी भी व्यक्ति के अन्याय को झेलने के लिए। इसलिए जब ऐसे व्यक्तियों को हम न्याय सुनिश्चित कराने का प्रयास करते हैं तो उस चिंतन धारा को, राजनीतिक चिंतन धारा को सामाजिक न्याय की विचार के रूप में हम जानते हैं। सामाजिक न्याय अपने मूल रूप में विशेषाधिकार आधारित योग्यतावाद के विरुद्ध एक निरंतर युद्ध है और मानवतावाद यानी इंसानियत को कायम करना इस युद्ध का स्थायी भाव है। जीवन के हर क्षेत्र में समान अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना और जीवन के हर क्षेत्र में सामाजिक विविधता यानी सोशल डाइवर्सिटी के लिए संघर्ष करना, सोशल डाइवर्सिटी के सिद्धांत को अपनाना, ये सामाजिक न्याय के इस युद्ध के अस्त्र और शस्त्र हैं। यानी सरल शब्दों में यदि हम समझें तो सामाजिक न्याय का सपना किसी भी प्रकार के भेदभाव मुक्त, भेदभाव रहित समाज की संरचना का, समाज के निर्माण का स्वप्न है। हर ऐसे अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने का स्वप्न है जिसने अपने जीवन में कभी भी वंचना को झेला। यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने वंचित, दबे कुचले, पीड़ित और सदियों से सताए गए अन्याय के शिकार समाज के लोगों को उनका हक, हकूक दिलवाने के उद्देश्य से अपना दल का गठन किया और छत्रपति शाहू जी महाराज की विचारधारा का इसमें समावेश किया। बाबा साहेब अम्बेडकर के सोच का इसमें समावेश किया। क्या कहा था आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू जी महाराज ने? कुछ दिन पहले 26 जून को इसी प्रकार मैं आपसे मुखातिब हुई और यदि आप मुझसे जुड़े होंगे तो आपको स्मरण होगा छत्रपति शाहू जी महाराज संख्या के आधार पर समाज के हर वर्ग की शासन और प्रशासन में भागीदारी के समर्थक थे। आरक्षण के जन्मदाता थे। अपने राज्य कोल्हापुर में सबसे पहले उन्होंने सन 1902 में अपने शासन प्रशासन में दबे कुचले वर्ग को, पिछड़े वर्ग को, अस्पृश्य समझे जाने वाले समाज के लोगों को 50% की भागीदारी देने का काम किया और इसके लिए एक ऐतिहासिक शासनादेश 1902 में वो अपने राज्य में लेकर आए थे। हालांकि उनके राज दरबारियों ने इसका बहुत विरोध किया था क्योंकि उस समय का समाज जाति वर्ण व्यवस्था की जंजीरों में इस कदर जकड़ा हुआ था कि एक महाराजा के लिए इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन की घोषणा करना और इस संदर्भ में कोई निर्णय लेना आसान बात नहीं थी। किंतु तमाम प्रतिकूलताओं को सामना करते हुए उन्होंने ये ऐतिहासिक निर्णय लिया। तो संख्या के आधार पर हर वर्ग की शासन प्रशासन में भागीदारी। अब सामाजिक न्याय के लिए मैंने क्या कहा? सामाजिक न्याय युद्ध के अस्त्र शस्त्र के रूप में मैंने आपसे कहा सोशल डाइवर्सिटी यानी सामाजिक विविधता। छत्रपति शाहू जी महाराज के संख्या के आधार पर हर वर्ग की शासन प्रशासन में भागीदारी और कुछ नहीं बल्कि सोशल डाइवर्सिटी का सिद्धांत है। इन सिद्धांतों को यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने अपना दल के विचार में इसका समावेश किया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर
भारत के संविधान के रचयिता, निर्माता, जिन्होंने छत्रपति शाहू जी की सोच को आरक्षण की व्यवस्था के रूप में, संरक्षण के हथियार के रूप में देश के संविधान में कमजोर वर्गों की सुरक्षा की दृष्टि से स्थान दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने पॉलिटिकल इक्वालिटी के साथ साथ सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात की। बाबा साहेब अम्बेडकर कहते थे कि राजनीतिक लोकतंत्र तो कायम हो गया, इस देश को आज़ादी मिल गई, इस देश का अपना संविधान है, इस देश के अंदर संविधान सर्वोपरि है और इस देश की जनता, हर व्यक्ति के पास वोट देने का अधिकार है। लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ, राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक लोकतंत्र कायम हो, सामाजिक लोकतंत्र कायम हो, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी कायम हो। जब तक हम इन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करते, तब तक भारत का लोकतंत्र पूर्णतया मजबूत और सार्थक नहीं हो सकता। तो ये सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी की जो हम बात कर रहे हैं, यही समान अवसरों की उपलब्धता है। यानी सामाजिक न्याय के अस्त्र शस्त्र के रूप में हर वर्ग के व्यक्ति के लिए समान अवसरों की जिस उपलब्धता की हमने बात की है, वो बाबा साहेब अम्बेडकर और छत्रपति शाहू जी महाराज की सोच से हमें मिलते हैं। इन्हीं विचारधाराओं को यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने आगे बढ़ाने का काम किया और फिर मेरे जैसे न जाने कितने और मेरे साथियों को उनके इस कारवां को आगे बढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त। सचमुच ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि हमने बाबा साहेब अम्बेडकर, शाहू जी महाराज, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए अपना दल का केसरिया नीला झंडा अपने हाथों में लिया और इस झंडे के तले संघर्ष करते हुए हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा से लेकर देश की लोकसभा तक पहुंचे। और जब हम देश की संसद में पहुंचे, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में पहुंचे, जिसमें 130 करोड़ देशवासियों की आस्था है, हम सभी की आस्था का केंद्र है हमारा संसद भवन, हमारी लोकसभा, जहां देश भर से चुने हुए जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं, देश के तमाम राजनीतिक दलों की आवाज जहां सुनने को मिलती है, 130 करोड़ देशवासियों के कल्याण के लिए जहां पर आवाज उठती है, उस लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचकर, उस लोकसभा में पहुंचकर हमारी पार्टी अपना दल ने समय समय पर वंचित वर्ग के हक हकूक के लिए अनेक किस्म की मांगों को उठाया। आपको स्मरण कराना चाहती हूँ, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए हमारी पार्टी ने लोकसभा में मांग उठाई और मुझे प्रसन्नता है, मुझे गर्व है ये कहते हुए कि भारत की सरकार ने संविधान में संशोधन करके इसको मंजूरी देने का काम किया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का काम किया। इसके बाद हम निरंतर कुछ और मांगे भी जब से लोकसभा में पहुंचे हैं तब से बराबर उठा रहे हैं। हमारा मानना है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार में अलग से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बना हुआ है, अनुसूचित जनजाति कार्य मंत्रालय बना हुआ है, उसी प्रकार से पिछड़ा वर्ग का एक अलग से मंत्रालय गठित होना चाहिए और इस मांग को हम निरंतर उठाने का काम कर रहे हैं। जहां तक बैकलॉग वैकेंसीज का प्रश्न है, हमने अपनी सरकार से बार बार ये मांग की है कि बैकलॉग वैकेंसीज को पूरा करने के लिए ईमानदारी से, गंभीरता पूर्वक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि रिक्रूटमेंट ड्राइव पहले नहीं चली, लेकिन जिस ईमानदारी और जिस गंभीरता से, जिस संवेदनशीलता से इसे चलाया जाना चाहिए, शायद वैसा नहीं हुआ। इसीलिए बैकलॉग वैकेंसीज की जो संख्या है वो समय बीतने के साथ हर वर्ष बढ़ती चली जा रही है। तो इन बैकलॉग वैकेंसीज को पूरा किया जाए, इसके लिए अपना दल निरंतर मांग कर रहा है। पिछले दिनों आपको याद होगा कि
विश्वविद्यालयों में 200 पॉइंट के रोस्टर की व्यवस्था को खत्म करके यूजीसी के द्वारा 13 पॉइंट के रोस्टर व्यवस्था को लागू करने का निर्णय किया गया था। हमने बड़ी मजबूती से इस विषय को देश की संसद में उठाया और मुझे एक बार फिर प्रसन्नता है कि भारत की सरकार ने जो पूर्ववर्ती 200 पॉइंट का रोस्टर व्यवस्था था, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ को एक इकाई मानकर शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है, उस पूर्ववर्ती व्यवस्था को बहाल किया गया। इसके साथ ही हम निरंतर जो हमारी भारतीय न्यायिक सेवा है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज है, उसके गठन की मांग को उठा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर देश भर की न्यायपालिकाओं पर आप नज़र डालें, लोअर कोर्ट से लेकर हमारे उच्चतम न्यायालय तक, सुप्रीम कोर्ट, अगर आप देखें न्यायाधीशों के पद, कहीं भी न्यायाधीशों के पद पर कमजोर, वंचित, आदिवासी, पिछड़े, दलित समाज के लोग आपको नजर नहीं आएंगे। न्यायपालिका लोकतंत्र का एक बहुत मजबूत स्तंभ है और सत्ता का एक केंद्र भी मैं मानती हूँ इसे। और ये जरूरी है कि समाज के हर वर्ग की भागीदारी हमारी निचली अदालतों से लेकर सर्वोच्च अदालत में न्यायाधीशों के पद पर होनी चाहिए। यानी दबे कुचले समाज के लोगों को भी न्यायाधीश बनने का, न्यायपालिकाओं में अपने भागीदारी सुनिश्चित कराने का समान अवसर उपलब्ध होना चाहिए। इसलिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के गठन का विषय हम लगातार देश की लोकसभा में उठाने का काम कर रहे हैं। इधर हमने देश के मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस और पीजी के एडमिशन्स में जो पिछड़ी जाति के हमारे अभ्यर्थी होते हैं, उनके लिए 27% के आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं है। हमने देश की लोकसभा में ये मांग की है कि एमबीबीएस और पीजी की एडमिशन्स में जो हमारे ओबीसी के अभ्यर्थी हैं, उनके लिए संविधान सम्मत 27% के आरक्षण की व्यवस्था को लागू करने की दिशा में सरकार को निश्चित रूप से कार्य करना चाहिए। साथ ही जो हमारे ओबीसी, एससी, एसटी के अभ्यर्थी हैं, अलग अलग राज्यों में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, उसके रिकॉर्ड्स बताते हैं, उसके आंकड़े बताते हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, आज हमारे समान वर्ग के अभ्यर्थियों से इन प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़्यादा कट ऑफ अंक ला रहे हैं। तो ऐसे हमारे अभ्यर्थियों को जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से ज़्यादा कट ऑफ अंक लाने का काम कर रहे हैं, यानी वो बहुत प्रतिभावान हैं, उनको भी अनारक्षित जो कैटेगरी है, अनारक्षित जो श्रेणी है, उसमें नौकरी का अवसर मिलना चाहिए। पिछले दिनों 69,000 शिक्षक भर्तियों का एक विषय बहुत तेज़ी से आया। हमने इस विषय के संबंध में भी उत्तर प्रदेश की सरकार से संवाद किया कि किसी भी प्रकार से हमारे जो मेरिटोरियस अभ्यर्थी हैं एससी, एसटी, ओबीसी समाज के, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो ये सारे विषयों को हम यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल की राजनीतिक चिंतन धारा को आगे बढ़ाते हुए समय समय पर उठाने का काम कर रहे हैं, राज्यों की विधानसभाओं में भी, देश की लोकसभा में भी। यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो इस देश में किसानों के मसीहा कहलाए जाते हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन बारडोली सत्याग्रह से लेकर तमाम आंदोलन करके, खेड़ा सत्याग्रह, उन्होंने तमाम आंदोलन करके, सरदार की उपाधि भी उन्हें इसीलिए मिली थी। किसानों की चिंता उनके मन के किसी कोने में रहती थी और किसानों का कैसे उद्धार हो, इसकी चिंता वे सदैव करते थे। यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को भी देश के किसानों के प्रति दर्द था। उनके मन में ये सवाल बार बार उठता था, इन सवालों को वो बार बार खड़ा करते थे कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी आखिर हमारे देश का अन्नदाता किसान बेहाल क्यों है, बदहाल क्यों है, उत्पाद के सही दाम क्यों ना मिले, आखिर किसानों को आत्महत्या करने के लिए विवश क्यों होना पड़े। क्या किसानों को सिर्फ अन्नदाता कह देने से ही काम चलेगा? क्या खेती को
लाभप्रद बनाने के लिए खेती को जीवन दान कैसे मिले, इस पर चिंता नहीं होना चाहिए। इन प्रश्नों को वो लगातार खड़े करते थे और हमारी पार्टी लोकसभा में निरंतर स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें हैं उनको लागू करने के लिए आवाज़ उठाती आई। आज साथियों, यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल का व्यक्तित्व कैसा था? उनके महात्म्य को आपने जाना, उनके चारित्रिक गुणों को आपने जाना, उनके सपनों को, कल्पनाओं को, विचारों को, आदर्शों को आपने जाना। लेकिन हमारे पास सबसे बड़ा प्रश्न क्या है? आखिर इन कल्पनाओं को, इन सपनों को हम पूरा कैसे करें? आखिर उनके विचारों को, उनके आदर्शों को और मजबूती से आगे कैसे बढ़ाएं? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और इसका एक ही मूल मंत्र है। क्या है वो मूल मंत्र? 2 पंक्तियों में छिपा है वो मूल मंत्र। मुट्ठी में जो शक्ति है वो उंगलियों में नहीं, और रस्सी में जो ताकत है वो धागे में नहीं, यानी संगठन ही शक्ति है। और किसी भी मिशन की प्रभावपूर्ण पूर्ति संगठन के माध्यम से ही संभव। मनुष्य के जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति का आधार संगठन ही है, और एक मजबूत और सुदृढ़ संगठन ही तमाम समस्याओं का समाधान है, विकास की कुंजी है। इसलिए आज इस पुनीत अवसर पर मैं अपना दल के सभी सिपाहियों से ये उम्मीद भी करती हूँ, ये अपील भी करती हूँ कि संगठन की शक्ति को पहचानिए। यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी हमारे पथ प्रदर्शक हैं। उनका स्वप्न बहुत बड़ा है, उनकी कल्पना बहुत बड़ी थी। उसको साकार कैसे करें, उसको हकीकत में तब्दील कैसे करें, संगठन की शक्ति को पहचानना है। संगठन में आस्था रखते हुए संगठन की नीतियों को, विचारधारा को एक एक घर तक पहुंचाना है, जन जन तक पहुंचाना है, और अपने द्वारा किए गए कार्यों की हमें समय समय पर समीक्षा भी करनी है कि हम यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की विचारधारा को, अपना दल की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने में, जन जन तक पहुंचाने में कितने कामयाब हैं। ये समीक्षा नियमित भी होनी चाहिए और ये समीक्षा कठोरता से भी होनी चाहिए, क्योंकि हम जितनी कठोरता से अपने कार्यों की समीक्षा करेंगे उतनी ही तेजी से हम अपने लक्ष्य के नजदीक पहुंचेंगे। और जहां तक लक्ष्य की बात है, लक्ष्य सदैव केंद्रित होना चाहिए, लक्ष्य सदैव पिन पॉइंटेड होना चाहिए, स्पेसिफिक गोल्स होने चाहिए। गोल्स कभी भी वेग नहीं हो सकते। हमें पिन पॉइंटेड, मछली की आंख की तरह हमारा लक्ष्य क्या है, तो वहां तक पहुंचना है तो हमें संगठन में आस्था रखनी है, संगठन में विश्वास रखना है, संगठन को अपनी ऊर्जा देनी है। संगठन ही हमारी ताकत है। फिर से मैं कहती हूँ कि मुट्ठी में जो शक्ति है वो उंगलियों में नहीं। हम सब अलग अलग बिखर कर उतने ताकतवर नहीं हो सकते जब हम एक साथ आकर होते। पत्थर पत्थर जोड़कर हम एक बड़ा भवन बना सकते हैं। ये ताकत होती है सामूहिकता की, और इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने संगठन को, अपनी पार्टी को, यदि सही मायनों में यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल का स्मरण करते हुए, उन्हें नमन करते हुए, उन्हें सच्चे अर्थों में हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो हम सभी को अपने संगठन के प्रति, अपनी पार्टी के प्रति रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने की नितांत आवश्यकता है। और रचनात्मक दृष्टिकोण जब हम अपनाएंगे तो हमें नकारात्मक
आलोचनाओं से बचना है और नकारात्मक आलोचनाओं में समय न गंवाकर हमें एक दूसरे की विशेषताओं पे बल देना है। नकारात्मक आलोचना क्या होगी? नकारात्मक आलोचना यानी कि जब किसी भी व्यक्ति की या किसी भी कार्य की समीक्षा करते वक्त हमारा उद्देश्य यह हो कि हम व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस कैसे पहुंचाएं या उसके मनोबल को, उसकी ऊर्जा को कैसे तोड़ें, तो ये नकारात्मक आलोचना है। और यदि आप नकारात्मक आलोचना में उलझे हुए हैं तो संगठन के हितैषी आप किसी भी कीमत पे नहीं। आलोचना आवश्यक है। हम कहते हैं ना, निंदक नियरे राखिए, लेकिन कैसी निंदा होनी चाहिए, कैसी आलोचना होनी चाहिए? सकारात्मक। और सकारात्मक आलोचना का अर्थ क्या होता है? जब हम संतुलित दृष्टि से किसी भी व्यक्ति या क्रिया के गुण और दोषों के आधार पर उसका मूल्यांकन करते हैं। यानी हमारी आलोचना का उद्देश्य क्या होता है? नकारात्मक आलोचना और सकारात्मक आलोचना में फर्क, अंतर मात्र उद्देश्य का हो। नकारात्मक आलोचना का उद्देश्य व्यक्ति के मनोबल को गिराना, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना होता है। लेकिन सकारात्मक आलोचना का उद्देश्य होता है किसी भी व्यक्ति को या किसी भी क्रिया को, किसी भी कार्य को और प्रभावशाली और बेहतर बनाने के लिए सुझाव देना, सहयोग करना, मदद करना। तो इसलिए मैं अपने संगठन के सभी साथियों से आज के इस अवसर पर ये आग्रह जरूर करना चाहूंगी कि मुट्ठी की शक्ति को पहचानिए और मुट्ठी एक साथ रहे। इसके लिए जरूरी है कि आप सब एक दूसरे की जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने का प्रयास करें। सराहना, प्रशंसा, प्रोत्साहन, ये बहुत अच्छे अस्त्र शस्त्र हैं, इनका उपयोग आप कर सकते हैं। और जब आप इसे अपने व्यवहार में शामिल करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे संगठन के अंदर सद्गुणों की चर्चा, अपने साथियों के सद्गुणों की चर्चा खुले मन से करेंगे तो निश्चित रूप से एक समूह भावना के साथ एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण होगा और हम सब अपने इस पार्टी को और आगे लेकर जाएंगे। तो मैं आप सब से इतना ही कहना चाहती हूँ कि आइए आज के इस अवसर पर हम सब मिलकर सिर्फ एक प्रयास करें। और वो प्रयास क्या है कि हमारे अपना दल को, यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी जो अपना दल हमें देकर गए हैं, उस अपना दल को हमें और बड़ा आकार देना है। और वो तभी होगा जब मुट्ठी की शक्ति को पहचानेंगे। तो मुट्ठी की शक्ति को पहचानिए और ये उंगलियों को एक साथ रखने के लिए समूह भावना के साथ एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाते हुए, संगठन के प्रति निष्ठा रखते हुए, अपने कार्यों की समीक्षा करते हुए, अथक परिश्रम करते हुए आगे बढ़िए। तो आज के इस अवसर पर मैंने बहुत सारी बातें आपसे की, बहुत सारे विषयों पर चर्चा की। सिर्फ एक ही बात अंत में आप सभी से कहना चाहती हूँ, उद्यमे सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए, किसी भी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें अथक परिश्रम करना पड़ता है। परिश्रम के बगैर जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जैसे एक भूखे सिंह के मुख में, एक भूखे शेर के मुख में हिरण अपने आप नहीं जाता उसकी भूख को शांत करने के लिए। शेर को भी हिरण का शिकार करने के लिए प्रयास और परिश्रम करना पड़ता है। तो आज के इस अवसर पर आप सबसे ज़्यादा कुछ न कहते हुए पुनः सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। आप इसी प्रकार हमसे जुड़ते रहें, हमारी ऊर्जा को बढ़ाते रहें
और अपना दल की इस राजनीतिक चिंतन धारा को हम और आगे लेकर जाएं और अंतिम पंक्ति पर खड़े हुए व्यक्ति को न्याय दिलाने में हम अपना अपना योगदान दे सकें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः आज के इस पुनीत अवसर पर बोधिसत्व यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का पुण्य स्मरण करते हुए उन्हें आज हम सभी लोगों की ओर से कोटिशा प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।